हेलो स्टूडेंट्स। दृष्टि आइस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि 8 जनवरी से एमपीपीएससी मेंस प्रारंभ होने वाला है और आप सभी स्टूडेंट्स इसकी ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। सो दैट आज का ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से आपका जो एमपीपीएससी मेंस 2022 और साथ ही साथ 2023 दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 2022 के स्टूडेंट्स का मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, सो दैट मैंने सोचा कि तुरंत उनके लिए वीडियो बना करके डाला जाए। और ये जो वीडियो है ये मेंस में करंट अफेयर का कैसे इनपुट करना है। अलग अलग पेपर हैं आपके जीएस के। जीएस में जैसे अभी हम हिस्ट्री थोड़ा सा निकाल दें, सो दैट ज्योग्राफी हो गया, पर्यावरण के विषय आ जाते हैं उसमें, संविधान और राजनीति विज्ञान भी आ जाता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो पेपर 4 है इथिक्स का वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था। सो दैट ये अलग अलग ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के मेंस में आपसे प्रश्न पूछते हैं। भले ही प्रश्न परंपरागत रूप से पूछा गया है, लेकिन जब भी आप उसका उत्तर लिखें तो उसमें आप करंट अफेयर का कुछ ना कुछ उसमें इनपुट कर दें। तो जो करंट न्यूज़ रहती है वो करंट न्यूज़ आपके आंसर्स, आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके नंबर को बढ़ाएगी। एक तो होता है परंपरागत आंसर लिख देना, यानी आपसे जो कुछ भी पूछा गया है उसका आपने परंपरागत रूप से आंसर लिख दिया, जो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही लिखते हैं। लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ एडिशनल इनपुट करने की आवश्यकता है। और वो जो एडिशनल इनपुट है ज़्यादातर करंट अफेयर्स का ही इनपुट होता है। सो दैट आज के इस वीडियो में हम ये पिछले लगभग एक साल का हम उठा लेंगे। तो एक वर्ष में आपके सिलेबस से संबंधित जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर के आप अपने मेंस के आंसर में क्या क्या इनपुट कर सकते हैं वो हम जानकारी इसमें लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP यानी कि कोप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। एक्चुअली ये जो कोप सम्मेलन है ये दो तरीके से होता है। एक ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये जैव विविधता को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये कोप 15 है। इसके अलावा कोप एक और होता है सम्मेलन और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों कोप अलग अलग चलते हैं। यहाँ पर कोप 15 नंबर का है और ये जो CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये हर 2 साल में होता है। जबकि पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो कोप होता है वो प्रतिवर्ष होता है। सो दैट यहाँ ये जो कोप है ये पिछले वर्ष दिसंबर में 2022 में हुआ था, कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल में। यदि आपको ये लिखने में आता है हो सकता है आपको शॉर्ट नोट के रूप में ये पूछने में आ जाए। सो दैट शॉर्ट नोट में कुछ एक पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। तो कोई भी सम्मेलन होता है सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो कहाँ आयोजित हुआ। तो 7 से 12 दिसंबर 19 दिसंबर के बीच में जो मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का वहाँ पर आयोजित हुआ। फिर बात यह आती है कि सम्मेलन में क्या क्या हुआ, तो सम्मेलन में किन चीज़ों पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले आप इसमें लिख देंगे कि ये जो सम्मेलन है इस सम्मेलन में पिछले 10 वर्ष में जो भी काम हुआ है जैव विविधता संरक्षण को लेकर के, सो दैट उन मुद्दों पर डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा हर एक सम्मेलन में उसकी एक थीम होती है। तो ये जो कोप था उसकी जो थीम है देखिए लिखी हुई है, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। यदि आप ये थीम याद कर लेते हैं और याद करके थीम लिख देते हैं तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। इसके अलावा ये जो सम्मेलन था इस सम्मेलन में 4 नए फ्रेमवर्क भी बनाए गए और नया एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसमें 4 लक्ष्य रखे गए और साथ ही साथ उसमें 23 यानी कि 23 उद्देश्य भी बनाए गए। एक्चुअली जब भी नया सम्मेलन होता है, कोई भी सम्मेलन होता है, तो उस सम्मेलन में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उस फ्रेमवर्क में नए नए उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो और हर एक सम्मेलन में जो फ्रेमवर्क होता है उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुछ ना कुछ समझौते भी निर्धारित
किए जाते हैं। सो दैट ये जो सम्मेलन रहा है, इसमें पॉइंट नंबर जो 5 है, पॉइंट नंबर 5 ये बताता है कि 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि और महासागर यानी कि स्थल और जल दोनों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता यानी किसकी, जो भी इसके सदस्य देश हैं, ओवरऑल सदस्य नहीं भी है तो ये संपूर्ण विश्व के लिए कि जैव विविधता से संबंधित जो भी स्थल हैं, चाहे वो जलीय क्षेत्र हैं चाहे स्थलीय क्षेत्र हैं, उनकी रक्षा करना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 6 है, वो जो गरीब देश हैं जैव विविधता को लेकर के उनको वित्तीय मदद का प्रावधान है इसमें, और ये जो वित्तीय मदद है वो 2025 तक उनको बढ़ा करके 20 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की जाएगी। इसके अलावा ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में भारत ने भी एक नया सजेशन दिया है, और वो सजेशन है कि जैव विविधता को लेकर के एक नया कोष बनाया जाए। सो दैट ये लगभग 6 से 7 पॉइंट हैं जो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बताते हैं। यदि आपसे पूछने में आता है, शॉर्ट नोट में ही पूछने में आएगा, सो दैट वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पेपर 3 है साइंस का, उसमें टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें, आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर भी कई बार करंट अफेयर से जुड़े हुए कई बार 3 मार्कर भी पूछने में आ जाते हैं। जैसे ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो स्लाइड है आपके सामने है, ये 3 मार्कर में आपको आ सकता है। और विक्रम एस, तो जो विक्रम एस है वो एक्चुअली देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनी। देखिए पॉइंट नंबर में लिखा हुआ है कि जो हैदराबाद की एक कंपनी है, प्राइवेट बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का नाम है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस ने ये रॉकेट विकसित किया है, इसको लॉन्च किया है इसरो का जो सतीश धवन सेंटर है वहाँ से 18 नवंबर 2022 को, और ये अपने साथ 3 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लेकर के अंतरिक्ष में गया है। तो ये एक 3 मार्कर के बेस पर क्वेश्चन था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसरो ने पिछले जो वर्ष रहा है उसमें कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स आप लोग निकाल सकते हैं, और वहाँ सैटेलाइट का नाम दे करके आपसे पूछने में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं चक्रवात की। यह भी जो आपका पर्यावरण वाला विषय है उसमें सम्मिलित है, आपको पूछा जा सकता है, ये 3 मार्कर में भी आ सकता है। गैब्रियल, तो मैं भी पॉसिबल कि केवल गैब्रियल नाम दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि गैब्रियल बेसिकली क्या है। बेसिकली गैब्रियल एक साइक्लोन है, एक चक्रवात है, और ये फरवरी में न्यूजीलैंड में आया था। और जो नॉर्दर्न न्यूजीलैंड है, यानी न्यूजीलैंड का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें नॉर्थलैंड है, ऑकलैंड है और वाइकाटो है, इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्र हैं, इस चक्रवात ने उन पूरा का पूरा जो नॉर्थ एरिया था न्यूजीलैंड का उसको पूरी तरह से प्रभावित भी किया था। बहुत तेज़ आंधियाँ चली थी वहाँ पर, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, और इसके चलते न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ पर आपातकाल यानी इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी थी। ठीक, तो ये आपसे बाय नेम गैब्रियल के नाम से पूछने में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। ठीक है ना, ये आपके जो इकोनॉमी का जो पेपर है उसमें भी काम का है आपका। और जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, ये जो सूचकांक है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने ये सूचकांक जारी किया है। और ये जो सूचकांक है उसका आधार क्या है, तो देखिए किस आधार पर सूचकांक निकाला गया है। अर्थव्यवस्था का निष्पादन। अर्थव्यवस्था का निष्पादन से मतलब होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि जो देश की विकास दर है उस आधार पर अर्थव्यवस्था का निष्पादन। इसके अलावा आधारभूत संरचना, यानी कि जो जैसे आधारभूत संरचना के अंतर्गत आप यातायात बोल सकते हैं, परिवहन बोल सकते हैं, दूरसंचार की व्यवस्था है, वो सब आधारभूत संरचना में आ सकती है। इसके अलावा
सरकारी दक्षता। सरकारी दक्षता से मतलब हो जाता है कि कोई भी देश है, उस देश का जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितने दक्ष तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा कारोबारी दक्षता। कारोबारी दक्षता से मतलब हो जाता है कि जो व्यापारिक क्षेत्र है वो व्यापारिक क्षेत्र कितना प्रगति कर रहा है। तो ये इन आधारों पर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। तो यदि आपसे ये पूछने में आता है, हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछने में आ जाए आपसे, सो दैट यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है कि कौन जारी करता है, उसके बाद सूचकांक का आधार क्या है वो आप बता देंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कि जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 40 है, और पिछले वर्ष जो रैंकिंग थी वो उसकी तुलना में भारत की इस वर्ष की जो रैंकिंग है वो और नीचे है, यानी कि 3 प्लेस नीचे है। ठीक, इसके अलावा आप बता देंगे कि टॉप के 3 कौन है। तो सबसे ऊपर डेनमार्क, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। फिर जब सूचकांक के बारे में आप लिखते हैं, किसी भी सूचकांक के बारे में लिखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस लिख देते हैं, भारत का स्थान लिख देते हैं, और इसके अलावा जो उसमें सबसे नीचे होता है, कोई भी सूचकांक पूछा जाए आपसे तो जो सबसे नीचे वाला है, जो नीचे प्लेस पर है वो भी लिख देना है। सबसे नीचे का जो प्लेस है वेनेजुएला, वेनेजुएला की हालत बहुत समय से ख़राब है, और सो दैट 64th प्लेस जो है वो वेनेजुएला का है। इसके अलावा जो सूचकांक है वो उसकी स्कोरिंग 100 की है। 100 की है, मतलब ये जाता है कि 100 में से ही आपको अलग अलग देशों को अंक, अलग अलग अंक दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो सूचकांक हैं वो उनकी स्कोरिंग लगभग 100 की ही आसपास की होती है। तो ये भी जो सूचकांक है ये भी 100 अंक का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और पेपर 4 जो एथिक्स का है आपका, उसमें आपकी एक यूनिट है, और इस यूनिट में पूरा का पूरा टॉपिक है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार बोध को सूचकांक जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये पहले भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये CPI 23 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और 2022 के जो मूल्यांकन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रत्येक वर्ष इसे जारी करती है। सो जो 2022 का मूल्यांकन है उसके आधार पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 23 का गणना, मतलब जो उसका सूचकांक है उसका पूरा रिपोर्ट सामने है। और 31 जनवरी को रिपोर्ट सामने आ गई थी, और भारत का जो स्थान है वो इसमें कौन सा है, 85th। मैंने भी आपको बताया था कि भारत के स्थान से ही आपको शुरू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप भारत का स्थान बता देंगे। तो भारत का स्थान 40वां है, और सूचकांक जो है भारत के लिए वो सूचकांक 40 है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्थान ओवरऑल 85, लेकिन सूचकांक से मतलब वही बात ये आती है कि 100 में से कितने अंक दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 40, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले। सो दैट सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं डेनमार्क को, और सूचकांक 90 है उसका। डेनमार्क पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 2 लोग हैं एक साथ, और ये हैं आपके फिनलैंड और न्यूजीलैंड। दोनों का सूचकांक यानी कि दोनों का जो नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 87। इसके अलावा बात करेंगे सबसे निचले स्थान की। तो सबसे निचले स्थान पर कौन है, सोमालिया। सोमालिया के बारे में आपको जानकारी होगी। सोमालिया बहुत लंबे समय से गृह युद्ध से ग्रस्त है, आंतरिक समस्याएं बहुत सारी हैं वहाँ पर। सो दैट सोमालिया का स्थान सबसे नीचे, यानी कि 180वां स्थान किसका है, सोमालिया का, ठीक है ना। और ये जो स्थान है, जैसे सोमालिया का स्थान सबसे निचला है, इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व से हम बात करें, ये जो 180 देशों का सूचकांक है उसमें सोमालिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। और ये जो सबसे ऊपर जो स्थान था डेनमार्क का, इसका मतलब ये हो गया कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। तो यहाँ जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग के पीछे जो बेस है वो क्या है, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। नीचे से एक स्थान ऊपर
यहाँ पर दो लोग हैं, एक सीरिया है, ठीक है ना, और दूसरा कौन है, दक्षिणी सूडान। इसके अलावा यदि हम भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी चर्चा करें, चूँकि भारत का स्थान इसमें 85th है, तो भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं उसमें चीन और भूटान, इन दोनों की स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी है। और भूटान की जो रैंकिंग है इसमें वो है 25th, और साथ ही साथ चीन की जो रैंकिंग है वो क्या है, 65th। इसके अलावा जो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भारत से कम है। सो दैट ये सीपीआई काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार के पेपर के लिए, यानी 2022 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए सीपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर 4 के लिए। इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस वर्ष जितनी भी योजनाएं जो बजट में जारी हुई हैं या इसके अलावा भी जो घोषणा हुई है, तो वो सभी योजनाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। योजनाएं आपसे 3 मार्कर में भी पूछने में आ सकती हैं। कोई भी योजना आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकती है और लॉन्ग आंसर में भी पूछने में आ सकती है। चूँकि पीएम विश्वकर्मा योजना ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, चर्चा में भी बहुत रही है, तो इसको लेकर के हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो योजना का जैसे मैंने आपको बताया था, योजना आप लिखेंगे कब से प्रारंभ हुई, तो 17 सितंबर 2023 से, और प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस उसी के उपलक्ष्य में ही ये योजना प्रारंभ हुई है। योजना को जो स्वीकृति एक्चुअली देखा जाए तो जो बजट आया था उस बजट में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा इस योजना के बारे में बताया गया था, और जो बजट सैंक्शन हुआ है वो बजट सैंक्शन हुआ है 13,000 करोड़ रुपए का। और जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जो योजना है ये कामगारों के लिए है। कामगारों से मतलब ये हो जाता है जो आर्टिसंस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कई सारे उसमें लिखे हुए लोहार हैं, सुनार हैं, या टोकरी बनाने वाले लोग हैं, गुड़िया बनाने वाले लोग हैं, खिलौना निर्माता लोग हैं। ये टोटल 18 कैटेगरी में ऐसे लोगों को जो एक हैंडीक्राफ्ट आप मान के चलिए या हस्तशिल्प में मान के चलिए, तो उन लोगों को इसमें रखा गया है और वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ज़्यादातर जो स्कीम चलती है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सो दैट ये जो स्कीम है इसमें भी ऐसा ही है, 3 से 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और इसकी जो ब्याज दर रहेगी वो कैसी रहेगी, रियायती ब्याज दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा बैंक की तरफ से वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। इसके अलावा और क्या दिया जाएगा, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है उन्नत कौशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो टूल किट है वो टूल किट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग 5 दिन की बताई गई है, और ट्रेनिंग में जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड से आप मीनिंग ये लगा सकते हैं कि एक प्रोत्साहन राशि के रूप में मान के चलें। सो दैट पीएम विश्वकर्मा योजना भी महत्वपूर्ण है मेरे अनुसार इस बार के मेंस के लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। यह भी आपका जो पर्यावरण वाला विषय है उसमें पूछने में आ सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 मार्कर में भी पूछने में आ सकता है ये। सो दैट एक्चुअली नई दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था सितंबर में, और उसी सम्मेलन के दौरान कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, और उन्हीं में से एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जा रहा है। हालांकि ये G20 सम्मेलन का औपचारिक हिस्सा नहीं था, लेकिन उसी के अंतर्गत इसकी घोषणा कर दी गई। जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल में बेसिकली ये जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये जो एथेनॉल है उस एथेनॉल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। भारत की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो दैट उद्देश्य लिख देंगे आप, इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना।
और भारत ने भी ये बोला है, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका आग्रह है कि पेट्रोल पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाए और ये मिश्रण धीरे धीरे बढ़ा करके कितना करना है, हमको 20% तक करना है, ताकि जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ बना रहे। ठीक है ना। भारत में कई सारी स्कीम भी चल रही हैं और यदि ये बेहतर तरीके से काम करना प्रारंभ कर देता है तो उस स्कीम में भी भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। सो दैट ये 3 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, माबेला, ये भी 3 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है आपका, उस स्वास्थ्य वाले टॉपिक में पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये एक वैक्सीन है और जो माबेला नाम है आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, मीजल्स प्लस रूबेला दोनों की एक वैक्सीन है। तो दोनों को नाम मिला करके उसको क्या कर दिया गया है, माबेला कर दिया गया है। बनाई किसने है, तो दैट इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स जो कंपनी है उसने बनाई है। और कब लॉन्च हुई है, तो दैट 25 नवंबर 2023 को ये वैक्सीन लॉन्च हो गई है। ठीक है ना। तो खसरा और रूबेला दोनों के लिए एक वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपसे ज्योग्राफी में और आपका जो टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के आपका एक अलग से यूनिट है पर्यावरण को लेकर के, और उसमें क्लाइमेट चेंज भी एक टॉपिक है। तो यदि आपसे क्लाइमेट चेंज को यदि पूछने में आ रहा है, आपसे कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो 11 मार्कर का आ जाए या शॉर्ट नोट आ जाए जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो उसमें ये आप इनपुट कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट आपको जो करना है वो ये है कि एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्लाइमेट सेंट्रल। और क्लाइमेट सेंट्रल ने ये बताया है कि पिछला एक वर्ष, और उसमें उन्होंने समय लिया है नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023, ये जो 12 महीने लिए हैं। और इन्होंने ये बताया है ये कि ये जो 12 महीने हैं ये पृथ्वी के अब तक के सबसे गर्म महीने रहे हैं। तो यदि आपको कभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूछने में आता है तो आप ये इनपुट उसमें ज़रूर कर दें, ताकि आपका जो आंसर है उस आंसर की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इनका ये कहना है, ये जो संस्था है, कि जो पूर्व मध्य की जलवायु से आज का यदि हम तापमान कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी इन्होंने बता दी है। यानी कि पूर्व मध्य की जलवायु, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूर्व की जलवायु और आज की जलवायु में यदि हम देखें, सो दैट 1.3% का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है, ये इस संस्था का बोलना है। और इसके पहले पेरिस समझौता हुआ था, वो भी कोप था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस प्रोटोकॉल भी उसमें बताया गया था। तो उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का उन्होंने एक अनुमान किया था कि इतना बढ़ गया, मतलब भविष्य में बढ़ सकता है टेम्परेचर, यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान के चलिए कि ये जो है 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग उसके आसपास ही है। तो ये आप इनपुट दे सकते हैं यदि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई टॉपिक आता है तो। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है और वह है ज्योग्राफी में, यदि आपसे पश्चिमी घाट के बारे में लिखने के लिए आ जाए, पश्चिमी घाट के बारे में आपसे चाहे वो शॉर्ट नोट पूछ लें और चाहे लॉन्ग आंसर, तो आपको पश्चिमी घाट के बारे में लिखते हुए ये वाली न्यूज़ का इनपुट उसमें कर देना है। IIT जो बॉम्बे है, IIT बॉम्बे ने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च में ये बताया है कि जो पश्चिमी घाट, जो कि एक हॉट स्पॉट है, ठीक है ना, हॉट स्पॉट यानी कि जो पूरे विश्व में टोटल 36 हॉट स्पॉट है, उसमें से पश्चिमी घाट एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है और भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है वो। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन की घटना वहाँ पर हो रही है और ये देखिए लिखा हुआ है 1990 से 2020 के बीच में मृदा अपरदन में 94% की बढ़ोतरी वहाँ पर देखी गई है। और यदि ऐसा चलता रहा तो पश्चिमी घाट के लिए काफ़ी हानिकारक रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, सो दैट ये आप इनपुट कर सकते हैं यदि आपसे पश्चिमी घाट के बारे में पूछा जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के आपका जो मेंस का पेपर है उसमें फूड प्रोसेसिंग यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण है उसको लेकर के पूरी एक यूनिट है, ठीक है ना।
सो दैट यदि आपसे फूड प्रोसेसिंग के बारे में कोई भी प्रश्न आए तो ये जो डेटा है इस डेटा को आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। और डेटा कुछ इसमें से आप निकाल सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग को लेकर के पहली जानकारी ये कि पिछले 9 वर्ष में फूड प्रोसेसिंग ने भारत में जो एफडीआई जनरेट किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वो लगभग कितने रुपए का है? 50,000 करोड़ रुपए का एफडीआई जनरेट किया है। इसके अलावा रोजगार सृजन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है, पंजीकृत विनिर्माण कार्यबल जो लिखा हुआ है, इसमें टोटल 12.2% का रोजगार कौन देता है? वो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र देता है भारत का। और ये जो रोजगार है इसमें अकुशल प्लस कुशल दोनों ही यानी कि स्किल्ड प्लस नॉन स्किल्ड दोनों ही प्रकार के रोजगार सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो पिछले वर्ष 22-23 में जितना भी निर्यात हुआ था वो निर्यात खाद्य प्रसंस्करण वाले क्षेत्र में वो निर्यात कितना था? 19.69 बिलियन डॉलर का था, जो एक बहुत बड़ी राशि है। इसके अलावा भारत का जो कुल निर्यात है, कुल निर्यात का यदि हम कुल निर्यात को भारत के हम 100% मान लें तो उसका 13% क्या है? वो फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है। इसके अलावा जो औद्योगिक निवेश यानी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसका भी टोटल 6% योगदान किसका है? वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है ना? तो यदि आपसे फूड प्रोसेसिंग को लेकर के यदि पूछने में आता है तो वहाँ पर आप ये इनपुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से पेपर 3 यानी साइंस वाले टॉपिक पर हम आते हैं, टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पर। और एक और सैटेलाइट है SSLV D2 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने ये लॉन्च किया है एक्चुअली 10 फरवरी 2023 को, और ये छोटा व्यावसायिक उपग्रह है और इसको लॉन्च किया है। और ये अपने साथ 3 मतलब ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है ये अपने साथ 3 उपग्रहों को लेकर के गया है। ठीक है ना? आपसे 3 मार्कर में भी पूछने में आ सकता है ये। ठीक है ना? और आपको सीधे हेडिंग दे दी जाएगी SSLV D2, तो आप लिख देंगे कि भाई ये इसरो के द्वारा लॉन्च है 10 फरवरी 2023 को। ये अपने साथ जो लॉन्चिंग व्हीकल है 3 छोटे छोटे सैटेलाइट को लेकर के गया है। और ये जो 3 सैटेलाइट हैं उसमें से एक सैटेलाइट है EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। दूसरा चेन्नई का एक स्टार्टअप है और उसका एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का नाम है आज़ादी सैट 2, उसको भी साथ में लेके गया है। और तीसरा एक यूएस की कंपनी का एक सैटेलाइट है जानूस 1, तो उसको भी ये साथ में लेकर के गया है। सो दैट ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूछने में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट फिर से बात करते हैं हम एक और सैटेलाइट की। भारत जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हमने स्पेस में बहुत ज़्यादा करना चाहिए प्रगति करी है। पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो हमने चंद्रयान 3 और भी आपको पता होगा आदित्य L1 मिशन, कई सारे मिशन सक्सेसफुल रहे हैं, तो वो पूछने में आ सकता है आपसे। NVS 01 आपको NVS 01 दे करके 3 मार्कर के रूप में पूछ सकते हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे कि यूएस में आपको पता होगा कि हम गूगल मैप करते हैं और यूएस में जीपीएस सिस्टम के थ्रू वो गूगल मैप चलता है। तो भारत अब क्या कर रहा है? अपना क्षेत्रीय मैपिंग सिस्टम, रीजनल मैपिंग सिस्टम चालू कर रहा है। तो जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा तो हमारा देश भी बिल्कुल वैसे ही मैपिंग सिस्टम चालू कर देगा जैसा कि गूगल मैप के थ्रू हम अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो भारत का भी एक क्षेत्रीय मैपिंग प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट वो NVS 01 नेविगेशन एक सैटेलाइट है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी हमारे ही देश में निर्मित है। 29 मई 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है ना? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है ना? और ये जो नेविगेशन प्रणाली है ये 20 मीटर तक की एक बहुत सटीक पोजीशनिंग बता सकती है। ठीक है ना? तो ये NVS 01 के नाम से आपसे पूछने में आ सकता है। ये भी 3 मार्कर को लेकर के। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो संविधान
जो टॉपिक है संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, और उसमें यदि राज्यपाल के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, खास तौर से यदि आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य, तो जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, और जब भी आप वो शक्ति लिखें यदि आप, तो उसमें आपको ये पॉइंट इनपुट कर देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले, कहना चाहिए कब की बात है, 10 नवंबर 2023 की ये बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति सीमित कर दी है। और राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक जाता है विधानसभा से पारित होकर के, तो राज्यपाल का अधिकार होता है कि वो अपने पास रख सकता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ही कार्रवाई करेंगे और अनावश्यक रूप से अपने पास जो विधेयक आया है उसको रोक करके नहीं रख सकते हैं। तो ये एक सीमितता कर दी गई है। नेक्स्ट बात करें तो ये भी आपका जो राजनीतिक व्यवस्था का जो टॉपिक है, और यदि कभी आपसे राजनीति के अपराधीकरण पर कुछ लिखने में आता है, आपके उसमें टॉपिक है भी राजनीति का अपराधीकरण, तो यदि वो उसमें लिखने को आता है या आपसे निबंध में ही पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप ये इनपुट कर सकते हैं। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है हाई कोर्ट को लेकर के, और वो आदेश ये आदेश हुआ 9 नवंबर 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को बोला है कि वो अपने यहाँ एक विशेष पीठ यानी एक स्पेशल बेंच का गठन करें सभी राज्य के हाई कोर्ट। और उसमें क्या होगा, तो उसमें यह होगा कि संसद और विधानसभाओं के सदस्य, यानी संसद के सदस्य यानी कि एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभाओं के सदस्य यानी कि एमएलए, ठीक, उन पर जितने भी आपराधिक मतलब जो क्रिमिनल ऑफेंस वाले जो मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि आपराधिक मुकदमे जो चल रहे हैं, तो ये जो पीठ बनेगी स्पेशल पीठ, वो उन इस प्रकार के मुकदमों पर लगातार निगरानी रखेगी, ठीक है ना। और ये भी बताया गया है उसमें कि ये जो भी केसेस चल रहे हैं, इन केसेस को फाइनलाइज भी करना है। तो पीठ 2 प्रकार के काम करेगी। ये जो स्पेशल बेंच रहेगी, पहला काम इस टाइप के जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर लगातार निगरानी रखेगी, और निगरानी के साथ साथ दूसरा काम क्या करेगी, उनको फाइनलाइज करवाएगी, यानी कि वो जो केस है उसमें किसी निर्णय तक पहुंचेगी, ठीक। तो ये पूरी तरीके से क्या है, राजनीति के अपराधीकरण पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपने अभी कुछ समय पहले एक केस बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, और तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर हैं महुआ मोइत्रा, उनका नाम काफ़ी चर्चा में था न्यूज़ में, ठीक है ना। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में भी चर्चा में रहा था। तो उसको लेकर के, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक लोकसभा आचार समिति बनी हुई है। तो हो सकता है आपसे पूछने में आ जाए, या इसका रेफरेंस आप अपने किसी और उत्तर में उसको दे सकते हैं। तो ये एक समिति होती है, इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी ऑफ द लोकसभा, टोटल 15 सदस्य रहेंगे। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और टोटल जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्ष के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए होती है। समिति का काम क्या है, समिति का काम यह है कि कोई भी सदस्य लोकसभा का, उसके विरुद्ध यदि कोई शिकायत आती है, कोई अनैतिकता की शिकायत आती है, तो ये समिति उसकी जांच करती है, ठीक है ना। इसके अलावा जांच करने के बाद रिकमेंडेशन पहुंचाती है, सिफारिश करेगी। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य हैं यानी कि संसद के जो सदस्य हैं, उनके लिए आचरण संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट वो भी बताती है, और समय समय पर वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें परिवर्तन भी करती है और सुझाव भी देती है। तो एक्चुअली ये जो समिति है, इसी समिति ने जो तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर हैं महुआ मोइत्रा, उनको समन भेजा था कि आप आएँ और हमारे प्रश्नों का आप आकर के जवाब दें। और जो महुआ मोइत्रा थी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने संसद में जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न को पूछने के बदले में पैसा लिया है, यानी कि कैश फॉर क्वेरी। तो ये आरोप लगा था। तो इस प्रकार के जब भी आचरण से संबंधित आरोप लगते हैं,
तो उसकी जो जांच करती है वो कौन जांच करती है? लोकसभा आचार समिति। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें अभी अर्थव्यवस्था और इसके अलावा कुछ और विषय हैं, उनको लेकर के भी अभी कुछ करंट अफेयर का इनपुट बाकी है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं आप उसमें से लिख सकते हैं अपनी डायरी में, और या आपने जहाँ नोट्स बना रखे हैं वहाँ पर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका पेपर रहेगा उस समय तो आप वीडियो देख नहीं सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं इसी समय ही आप जाकर के उसको अपडेट कर दीजिए। और जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखें जब आप पेपर देने जाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपने जो अपडेट किया है उस अपडेशन को आपको लिखना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे।